Welcome dear students in DC machines. Today we are going to discuss the status of DC machines. After completing this topic, you will be able to describe 3-point starter and you will be able to describe 4-point starter. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा सकता है कि जो आप पॉइंटर जो 3-पॉइंट स्टार्टर या 4-पॉइंट स्टार्टर है वो क्यों यूज़ करते हैं अपने डीसी मशीन में, या फिर आप ये डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो आपका स्टार्टर है उसमें 3-पॉइंट स्टार्टर में आप किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, 4-पॉइंट स्टार्टर आपका 3-पॉइंट स्टार्टर से कैसे डिफरेंट है। ये जो है आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको 3-पॉइंट स्टार्टर और 4-पॉइंट स्टार्टर को आपको डिस्क्राइब करने को कहा जा सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर हम जनरल पर्पस में अगर ये बात किया जाए, अगर ये आपसे कोई पूछता है कि आप जो डीसी मशीन या जनरली हम बोले तो जो आप स्टार्टर यूज़ करते हैं वो डीसी मोटर में यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी मोटर में आप स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों आप ये करते हो। तो उस केस में क्या है कि आप जो आपकी स्टार्टिंग के टाइम में जो आपका जो करंट ड्रॉ करता है मोटर, वो बहुत ही हाई करंट होता है, बहुत डेंजरसली हाई करंट होता है, जो कि आपके मोटर को के आर्मेचर वाइंडिंग को बर्न आउट कर सकता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, अपने आर्मेचर कंडक्टर को बर्नआउट होने से बचने के लिए आप क्या करते हैं, स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर को यूज़ करने से क्या होता है, आप जो स्टार्टिंग करंट है जो कि आपके जो स्टार्टिंग में जो करंट आपका मोटर ड्रॉ करता है जो डेंजरसली हाई होता है, तो स्टार्टर के थ्रू आप उस करंट के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करते हो और उसके बाद आप अपने मोटर को स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे आपका मोटर का जो स्पीड होता है वो अपने रेटेड स्पीड की तरफ बढ़ता जाता है, आप क्या करते हैं, अपने स्टार्टर के थ्रू आप अपने आर्मेचर करंट के वैल्यू को फुल लोड वैल्यू की तरफ इंक्रीज करते जाते हो, और जैसे आपका मोटर जो होता है वो अपने रेटेड स्पीड पे आता है तो आप अपने आर्मेचर करंट को फुल लोड पे ऑपरेट कर लेते हो। तो जनरल जो आपका पर्पस है आपके 3-पॉइंट या 4-पॉइंट स्टार्टर का आपके डीसी मोटर में, वो ये है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले लर्निंग आउटकम, जो कि है 3-पॉइंट स्टार्टर। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3-पॉइंट स्टार्टर के बारे में। बट इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो आपके 3-पॉइंट स्टार्टर का जो यूज़ जो आप करते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो 3-पॉइंट स्टार्टर आप यूज़ करते हैं क्योंकि आपका जो डीसी मोटर होता है उसका जो इनिशियल करंट जो वो ड्रॉ करता है वो डेंजरसली हाई करंट ड्रॉ करता है। उसका कारण क्या है, अगर हम ये बात करें कि उसका कारण क्या है, तो उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डीसी मोटर होता है, उस केस में आपका जो वोल्टेज इक्वेशन होता है वो आप क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए, जहाँ पे जो आपका V है ये आपका टर्मिनल वोल्टेज था, जो आपका EB है वो बैक ईएमएफ था। ठीक है, जो आपका IA है ये आर्मेचर करंट है, और जो RA है इसे हम बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टर। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो वोल्टेज इक्वेशन है वो क्या है, V इज इक्वल टू ई ए प्लस आई आर ए। यहाँ पे आर ए जो है वो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब अलग अलग, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया हुआ था, अपने जो डीसी मशीन्स जो है तो होते हैं वो अलग अलग हैं, कि अगर उसके फील्ड वाइंडिंग को आपने आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो आपका डीसी शंट मशीन हो जाता था। जब आप फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते थे आर्मेचर के, तो आपका डीसी सीरीज मशीन हो जाता था। या फिर कंपाउंड डीसी कंपाउंड मशीन, जिसमें आप सीरीज और शंट दोनों फील्ड यूज़ करते हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका वोल्टेज इक्वेशन जो चेंज होता है। बट जनरल जो आपका वोल्टेज इक्वेशन डीसी मशीन में है वो खासकर डीसी मोटर में जो है वो है V इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए। अब इस केस में अगर हम बात करें तो आपका जो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला बनेगा आई ए, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V माइनस ई ए अपॉन आर ए।
और अगर आपको अपने डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल याद हो तो हमने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था कि आप क्या करते हैं, आपका जो मोटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप सप्लाई देते हो, इनपुट पे आप सप्लाई देते हो मोटर के केस में, जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर जो आप इनपुट पे सप्लाई करते हैं एट वोल्टेज V, जो कि आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है, तो आपका जो आर्मेचर जो करंट है आपके आर्मेचर वाइंडिंग में रोटेट करता है, और उससे क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और आपके जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण आपका रोटर रोटेट करता है। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जैसे अब आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो आपके रोटर्स के साथ जब वो रोटेट करता है तो वो होता है आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड पे, और उस केस में क्या होता है, जो आपका आर्मेचर जो कंडक्टर होते हैं वो आपके मेन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब उसे वो कट करता है तो क्या करता है, वो एक वोल्टेज इंड्यूस करता है, और उसी वोल्टेज को मोटर केस में हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। लेकिन अब आप ये देख सकते हो कि जब तक आपके मोटर का रोटर रोटेट नहीं होगा तब तक आपके कंडक्टर में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, यानी कि ई ए जो आपका बैक ईएमएफ है मोटर के केस में वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो अब आप यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं कि एट द कंडीशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर क्या होता है, आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, और अगर आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो उस केस में जो आपका जो कंडक्टर है उसमें कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता, यानी कि आपका बैक ईएमएफ जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब अगर आपका बैक ईएमएफ जीरो है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका आर्मेचर करंट आईए है दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर ए, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए। अब इस केस में क्या है कि आपका जो सिंपल क्या था कि यहाँ पे जो आई ए था, अगर हम इनिशियली बात करें तो आई ए किस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो रहा था, वी माइनस आई ए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके कारण, सॉरी वी माइनस ई ए, ठीक है। जो आपका आई ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो आपका आई ए है जो कि आर्मेचर करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था वी माइनस ई ए के। इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के कारण आपके आर्मेचर में आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, क्लियर ये चीज था। लेकिन चूंकि आपके स्टार्टिंग में जो रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में था तो उससे आपका बैक ईएमएफ का वैल्यू जीरो था, उस कंडीशन में अब जो आपका आर्मेचर करंट ई ए है, सॉरी आई ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज वी के, और वोल्टेज भी टर्मिनल वोल्टेज आपका हाई होता है। तो अगर आपका टर्मिनल वोल्टेज हाई है तो ऑब्वियसली जो आपका आर्मेचर करंट होगा वो हाई होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेंजरसली हाई मैग्नीट्यूड का आपका आर्मेचर करंट आपके आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो करता है। अब अगर आपने उस डेंजरसली हाई मैग्नीट्यूड के आर्मेचर करंट को अगर अपने आर्मेचर वाइंडिंग में आपने सप्लाई होने दिया तो हमें भी पता है कि जो आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आप इनिशियली उसमें जो ड्रॉप होते हैं उसको कम करने के लिए आप आर ए का वैल्यू जितना कम हो सकता है उतना कम रखते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि उस ई आर ए से जब आपका डेंजरसली हाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट जब उससे पास होगा तो उसमें आई ए स्क्वायर आर ए लॉस होगा, और हमें भी पता है आई स्क्वायर आर ए जो आपका जो लॉस होगा आपके मशीन में वो कंप्लीटली आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हीट एनर्जी आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और अगर आपके आर्मेचर वाइंडिंग जिस मटेरियल को आपने चूज किया अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तो आपका पूरा का पूरा वाइंडिंग मेल्ट डाउन हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका जो मोटर है वो बर्नआउट हो सकता है। तो इस डेंजरसली हाई मैग्नीट्यूड के आर्मेचर करंट से बचने के लिए एक्चुअली हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे 3 पॉइंट स्टार्टर। अब यहाँ पे एक सिंपल अगर कॉन्सेप्ट में है कि जो आप स्टार्टर यहाँ पे यूज कर रहे हो उसका मेन जो रीजन है वो क्या है कि आपके आर्मेचर करंट जो स्टार्टिंग के टाइम में जो डेंजरसली हाई मैग्नीट्यूड का होता है उसे रिड्यूस करना है, यानी कि आई ए के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करना है। और आई ए के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने के लिए बहुत बेहतर होगा कि यहाँ पे जो आपका ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ रहा है ई ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आर ए के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़ सकते हैं।
आर ए के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़ दें, ताकि अगर आपके इस रिलेशन में डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आई ए का वैल्यू डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, और अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो आर्मेचर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है, और उसको हम डिक्रीज करके आपके सेफ ऑपरेटिंग करंट पे लेके चले जाते हैं, जहां से आपका जो मोटर है वो सेफली ऑपरेट हो जाए, सेफली वो रन कर जाए। और जैसे जैसे आपका जो स्पीड है वो आपके इस रेटेड स्पीड की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज करके उसके फुल लोड तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेन पर्पस, मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपके 3 पॉइंट स्टार्टर को यूज करने का ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है वो काम कैसे करता है। उससे पहले कि आप इसको 3 पॉइंट क्यों कहते हैं, तो इसको आप 3 पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे 3 पॉइंट यूज करने वाले हैं। पहला होता है आपका एल, जिसको हम बोलते हैं लाइन, जो आपके सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा जो लाइन है एल, ये आपके सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका फील्ड। आप फील्ड को कनेक्ट कर रहे हो, आपका जो सेकेंड नोड है वो फील्ड है, जो थर्ड नोड है वो आपका आर्मेचर ए। ठीक है, तो फील्ड से आपका फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, ए से आपका आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है, और चूंकि यहाँ पे आपने 3 नोड्स यूज किए हैं इसलिए आप इसे बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट स्टार्टर का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, जो सर्किट डायग्राम है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपने क्या किया है, आपने सेवरल रेजिस्टेंसेस आपने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया, आप देख सकते हैं जो आपके R1 R2 R3 R4 R5 है, जिसको आप स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, वो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन पीस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, में आपका हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को आप मूव करते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग से मूव करना स्टार्ट करते हैं, रन पोजीशन तक जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो जो आपने R1 R2 R3 R4 जो रेजिस्टेंसेस आपने कनेक्ट किए हैं, तो ये जो आपने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपने स्टड्स लगाए हैं, जिसको आप नेमिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड देन रन। तो जो आपका जो ऑफ 1 से पहले जहाँ पे आपका जो स्टार्टर हैंडल है उसको देख लो, आपने ऑफ पोजीशन लिखा हुआ है, यानी कि अभी आपका जो मोटर होगा वो ऑफ पोजीशन पे होगा, बट जैसे आप इसको स्टार्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, हैंडल को मूव करना स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 करते हुए आप उसको रन पोजीशन तक लेके जाएंगे। और उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है, जो कि आपके मोटर को रन करने के लिए बेनिफिशियल होता है, स्टार्टिंग आर्मेचर करंट के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने के लिए आपका हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है। तो अब अगर हम इस पे बात करें कि ये कैसे हेल्पफुल है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका जो हैंडल है उसको ऑफ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे। ऑफ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आप हैंडल को मूव करोगे। जैसे आप हैंडल को मूव करोगे और वो फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड होगा, अब इससे आपका आर्मेचर करंट पास होगा। ठीक है, अब आर्मेचर करंट कैसे पास होगा, आपका जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो आपका फील्ड वाइंडिंग है, सॉरी जो आपका सप्लाई है, वहां से करंट लाइन से होते हुए ओवरलोड रिलीज से होते हुए फर्स्ट स्टड से एंटर करेगा करंट, और आपके सारे रेजिस्टेंसेस से होते हुए ये करंट आपके आर्मेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपने डायरेक्शन देखा करंट का, वहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि जो आपके आर्मेचर करंट का डायरेक्शन होगा, जो मैंने ग्रीन कलर से जो जो लाइनिंग की है वो आपको बता रहा है कि आपके आर्मेचर करंट का डायरेक्शन क्या हो। अब अगर आप देखो, जैसे आपका हैंडल स्टड 1 से कनेक्ट हुआ, तो आपका प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हैंडल 1 से कनेक्ट हो रहा है तो आपका
जो आर्मेचर करंट है वो R1 से भी पास हो रहा है, R2 से पास हो रहा है, R3 से पास हो रहा है, R4 से पास हो रहा है, R5 से पास हो रहा है, फिर वो आपके आर्मेचर यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। यानी कि आपने क्या किया, इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर दिया। इनिशियल रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करने से फायदा क्या हो गया कि आपका जो आर्मेचर करंट का जो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि आप अपने आर्मेचर से के साथ कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे ताकि आपके इस जो रिलेशन है उस रिलेशन का जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका जो आई ए का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब हम स्टड 1 पे देखें तो जो भी करंट आपका सप्लाई आपका आ रहा था, सप्लाई से जो भी करंट आप ले रहे थे वो करंट स्टड 1 पे आने के बाद डिवाइड हो रहा है। एक तो आपका आर्मेचर करंट है जो कि R1 R2 R3 R5 से होते हुए आर्मेचर से पास हो रहा है। दूसरा जो करंट है वो आपके स्टड 1 से ही सेपरेट हो रहा है, स्टड 1 से ही सेपरेट हो रहा है और ये फील्ड वाइंडिंग से पास होते हुए आपके सप्लाई को चला जा रहा है। ठीक है, अब यहां से क्लियर हो रहा है कि जो आपका आर्मेचर करंट है वो टोटल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। यहाँ पे मोटिव ये है कि एट स्टार्टिंग आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो जितना ज़्यादा होगा आपके आर्मेचर करंट का वैल्यू उतना ही कम होगा, तो उतना ही सेफ ऑपरेशन हो पाएगा आपके मोटर का। और आप यहाँ पे देख लो जब आपका हैंडल 1 से कनेक्टेड है तो जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो आपके R1 R2 R3 R5 रेजिस्टेंस से पास नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली शॉर्ट हो रहा है आपके फील्ड वाइंडिंग के साथ। यानी कि इनिशियल जो आपके फील्ड वाइंडिंग करंट है अगर उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और इनिशियली चूंकि आपको क्या करना होता है, हाई हाई फ्लक्स अगर आपका होगा एट स्टार्टिंग तो जो आपका जो रोटर रोटेट करेगा, जो आपके फील्ड वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हाई होगा। आपके रोटर में करंट के पास होने से रोटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा और इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा वो एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको मतलब एक मतलब मतलब जितना रिक्वायर्ड जो आपका टॉर्क है वो आपके रोटर को रोटेट करने के लिए वो यहाँ से मिल पाएगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या हमने देखा कि जो आपका आर्मेचर करंट है वो R1 R2 R3 R4 R5 से होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग से गुजर रहा है। जो आपका फील्ड वाइंडिंग करंट है वो आपके स्टड 1 से सेपरेट होने के बाद वो डायरेक्टली आपके फील्ड वाइंडिंग से पास हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अपने स्टड को हम वन पोजिशन से सेकेंड पोजिशन की तरफ लेके, वन पोजिशन से सेकेंड पोजिशन की तरफ लेके जाएंगे तो फायदा क्या होगा देखते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपका जो जो आपका हैंडल है उसको स्टड 1 से लेकर के हम स्टड 2 पे लेके चले जाएं, यानी कि अब जो सिचुएशन है आपने अपने हैंडल को मूव किया स्टड 2 की तरफ। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपके करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप तो टोटल करंट ड्रॉ करोगे अपने सप्लाई से जो कि लाइन से होते हुए पास होगा स्टड 2 तक। स्टड 2 के बाद आपका क्या होगा, अब ये जो करंट है वो डिवाइड होगा, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट आपका डिवाइड हो रहा है। तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अब देखो जो आर्मेचर करंट है, अब चूंकि आपका जो जो हैंडल है वो 1 से कनेक्टेड नहीं है, अब वो कनेक्टेड है 2 से, तो जो आपका आर्मेचर करंट होगा वो R2 से पास होगा, R3 से पास होगा, R4 से पास होगा, R5 से पास होगा और फिर वो आपके आर्मेचर वाइंडिंग से होते हुए वो आपके सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाए। ठीक है, यानी कि जैसे आपका हैंडल स्टड 1 से स्टड 2 की तरफ गया तो आपने R1 को स्किप किया, यानी कि आपका आर्मेचर करंट जो होगा वो R1 को स्किप करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू रिड्यूस होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब है आपके करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसी वक्त क्या हो रहा है, जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग अब आपके R1 से पास हो रहा है, देन वो आपके फील्ड वाइंडिंग से पास हो रहा है। यानी कि आपके जो यानी कि अब यहां से क्लियर क्या हो रहा है कि जो आपका
रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे आप स्टर्ड का वैल्यू 1 से 1 2 3 करते हुए आप रन की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ पे फायदा क्या होगा कि आपका आर्मेचर करंट जैसे से आपका स्टर्ड कम होता जाएगा, मतलब आप 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, तो क्या हो रहा है आपके आर्मेचर करंट के पाथ में रेजिस्टेंस का वैल्यू हर स्टर्ड के चेंज होने पे रिड्यूस होता जाएगा, और आपके जो फील्ड करंट है, फील्ड वाइंडिंग करंट है, उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, जिससे क्या होगा कि अब आपका आर्मेचर करंट अपने रेटेड वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है। इनिशियली आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके अपने रोटर को एक सेफ ऑपरेशन करना था, सेफ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप इनिशियली जो आपका फील्ड वाइंडिंग करंट था वो लो रेजिस्टेंस पाथ से पाथ हो रहा था। जैसे जैसे वो आप रनिंग कंडीशन आपका बढ़ता जा रहा है, जैसे आप सेफ ऑपरेशन यानी कि अपने फुल लोड ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपके जो फील्ड वाइंडिंग करंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जैसे आपने स्टार्ट को 1 से 2 पे कनेक्ट किया, अब क्या हो रहा है, अब आपका जो आर्मेचर करंट है वो R2 R3 R4 R5 से पास होकर के आर्मेचर करंट से पास हो रहा है, बट आपका जो फील्ड वाइंडिंग जो पहले से R1 R2 R3 R4 R5 को स्किप कर रहा था, उससे पास ही नहीं हो रहा था, अब वो R1 से पास हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपने जो हैंडल है उसको टू सेकेंड पोजीशन से लेकर के अगर आपने थर्ड पोजीशन पे अगर उसे चेंज किया, तो सिचुएशन क्या होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या कि जैसे आपने अपने स्टड को थर्ड पोजीशन पे लेके गए, जो आपका आर्मेचर करंट है वो R3 R4 R5 से ही पास हो रहा है, बट जो आपका फील्ड वाइंडिंग करंट है वो क्या होगा, अब ये फील्ड वाइंडिंग करंट R2 से पास होगा, R3 से पास होगा, देन आपके फील्ड वाइंडिंग से होते हुए पास, यानी कि जैसे जैसे आप अपने हैंडल का पोजीशन चेंज करते जा रहे हो, तो आपके आर्मेचर करंट का जो के पाथ में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो रिड्यूस करता जा रहा है, और फील्ड वाइंडिंग करंट के पाथ में आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो। अब अगर आपने हैंडल को थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन तक किया, तो अब जो आपका आर्मेचर करंट होगा वो R4 और R5 से पास होगा, बट जो आपका फील्ड वाइंडिंग करंट है वो R3 R2 R1 से पास होगा। और ऐसे करते करते जैसे अब आपका हैंडल जो होगा वो रन पोजीशन पे पहुंचेगा, रन पोजीशन पे क्या होगा, वो सिंपली आपका जो आर्मेचर करंट है वो शॉर्ट होगा, यानी कि वो R1 R2 R3 R5 से पास नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपके आर्मेचर करंट से पास हो, यानी कि वो आपका फुल लोड जो रेटेड आपका आर्मेचर करंट है वो वैल्यू होगा, और जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो आपके R5 R4 R3 R2 R1 से होते हुए फील्ड वाइंडिंग से, यानी कि अगर अगर हम एक लास्ट स्टेज देखें कि अगर जब आपका जो हैंडल है वो 1 2 3 स्टार्ट को पास करते हुए जैसे वो रन पे पहुंचता है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो अब अगर हम बात करें कि जो आपका हैंडल है वो रन पोजीशन से कनेक्टेड है, रन पोजीशन से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, सप्लाई से जो आपका करंट है, सप्लाई से टोटल करंट आपका निकलेगा, वो ओवरलोड रिलीज से होते हुए, क्योंकि अब ये जो हैंडल है वो आपके रन पोजीशन से कनेक्टेड है, तो ये टोटल करंट आपके रन पोजीशन तक सेम होगा। इस रन पोजीशन के बाद बात क्या होगा, अब ये करंट आपका डिवाइड होगा आर्मेचर करंट और फील्ड वाइंडिंग करंट पे। तो आर्मेचर करंट जो होगा, ये जो आर्मेचर करंट है वो अब देखो इस पोजीशन में R1 R2 R3 R5 से पास नहीं हो रहा है, वो सीधा आपके आर्मेचर से पास होके वो आपके सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है। लेकिन जो आपका फील्ड वाइंडिंग करंट है, वो फील्ड वाइंडिंग करंट अब इस रन पोजीशन से डिवाइड होगा, और ये आपके R5 R4 R3 R2 R1 से होते हुए फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आपके सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो हमें सर्किट थ्योरी में ये पढ़ाई जाती है ना कि सप्लाई या कोई भी जो सोर्स होता है वो जितना करंट डिलीवर करता है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, रिटर्न में उतना ही करंट उसको नेगेटिव टर्मिनल पे चाहिए, ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखो कि भले ही आपके जो जो आपने डीसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करके रखा था, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो आपका टोटल करंट निकल रहा था वो आपके रन पोजीशन पे जाके डिवाइड हो रहा था,
आपके आर्मेचर करंट और फील्ड वाइंडिंग करंट में, बट वो फिर से घूम करके फिर आपके जो डीसी सप्लाई है उसके नेगेटिव टर्मिनल से इंटर टोटल करंट उतना ही कर रहा है जितना वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जनरेट कर रहा था या फिर उसको सप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ऑपरेशन है 3 पॉइंट स्टार्टर। और यहाँ पे आप देखो कि जब आपका जो हैंडल था वो ऑफ पोजीशन पे था, जैसे आपने उसको स्टार्ट 1 से कनेक्ट किया तो कि उस टाइम क्या हुआ कि आपके इनिशियली जो आपका आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए आपके आर्मेचर करंट के पाथ में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया, जो कि आपके आर्मेचर करंट के साथ R1 R2 R3 R4 R5 सीरीज में कनेक्ट होकर के उसके मैग्नीट्यूड आर्मेचर करंट के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर रहा था। बट एट द सेम टाइम चूंकि आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में चाहिए होता है, तो आपका जो फील्ड वाइंडिंग करंट है वो कंप्लीटली R1 R2 R3 R4 R5 को स्किप कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपका हैंडल का पोजीशन स्टार्ट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से रन की पोजीशन पे जा रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपके आर्मेचर करंट के पाथ में रेजिस्टेंस का वैल्यू रिड्यूस होता जा रहा है ताकि आपके आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जाए, अपने फुल लोड रेटेड वैल्यू की तरफ बढ़ता चला जाए। साथ ही साथ जैसे आपका जो मोटर है वो रन करना स्टार्ट करता है, वो अपने ऑपरेशन पे आने लग जाए, फुल लोड ऑपरेशन के नज़दीक पहुंचने लग जाता है, तो आपका क्या करते हैं, आपका जो रेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसके लिए आपके फील्ड वाइंडिंग करंट का वैल्यू रिड्यूस होता जाता है। इसलिए जैसे जैसे आपका हैंडल 1 2 3 4 5 की तरफ बढ़ता जाता है, आपके फील्ड वाइंडिंग करंट के पाथ में रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण आपका फील्ड वाइंडिंग करंट रिड्यूस होता जाता है। और इस कंप्लीट प्रोसेस से आपका जो जो मोटर है वो एक सेफ ऑपरेशन करता है, वो अपने सेफली अपने रोटर जो भी आपका लोड है उससे वो ऑपरेट करता है, और आपका जो डीसी मशीन है वो सेफली आपके लोड को जो भी मैकेनिकल पावर सप्लाई करना होता है वो सप्लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया 3 पॉइंट स्टार्टर कैसे वो आपके मोटर को सेफली ऑपरेट करता है। यहाँ पे 2 पॉइंट और हो जाते हैं। आपने यहाँ पे 2 कॉइल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एक है आपका नो वोल्ट कॉइल, सेकेंड आपने यूज़ किया हुआ है ओवरलोड रिलीज। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, नो वोल्ट कॉइल आप यूज़ करते हैं जो आपका जो लीवर है, जैसे आप इसको स्टार्ट 1 2 3 4 5 करते हुए रन पोजीशन तक लेके जाते हो, वहाँ पे आपके हैंडल को होल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो वो जो होल्ड करना होता है वो आपका नो वोल्ट कॉइल करता है। कैसे कि जब आपका फील्ड करंट आपके फील्ड वाइंडिंग से पास होता है तो वो नो वोल्ट कॉइल से पास होता है, जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रिएट करता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, आपके सॉफ्ट आयरन पीस जब ये आपका मूव करता हुआ इस पोजीशन तक पहुंचता है, तो इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो मैग्नेट क्या करता है, उस सॉफ्ट आयरन जो पीस है उसको अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके रखता है, ताकि जो पोजीशन है वो अपने रन पोजीशन पे ही रहे और आपका जो मोटर है वो फुल लोड पे ऑपरेट करता रहे जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है नो वोल्ट कॉइल की, कि अगर सपोज मान लेते हैं किसी कारण से आपका पावर इंटरप्शन होता है, पावर इंटरप्शन होगा, तो अब जैसे यहाँ पे बात है ना कि आपका जब जो हैंडल है वो स्टार्ट 1 2 3 4 5 करते हुए जब वो रन पोजीशन पे पहुंचता है, तो आपको यहाँ पे एक मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है जो क्या कि आपके सॉफ्ट आयरन पीस को होल्ड करके रखे। और उस सॉफ्ट आयरन पीस को होल्ड करने से क्या होगा कि वो ऑलवेज आपके रन पोजीशन पे होगा और आपका सेफली जो मोटर होता है वो फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा होगा। तो वहां पे आप कोई परमानेंट मैग्नेट भी रख सकते थे, लेकिन हम वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट इसलिए नहीं रखते क्योंकि अगर एक बार जब आपका सॉफ्ट आयरन पीस आपके रन पोजीशन पे चला गया और जब सॉफ्ट आयरन पीस को आपके मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया, तो अब अगर किसी कारण से अगर आपने पावर सप्लाई बंद किया, तब भी वो जो परमानेंट मैग्नेट होगा वो आपके सॉफ्ट आयरन पीस को होल्ड करके रखेगा, और जब दोबारा से आप अपने मोटर को स्टार्ट करोगे तो वो सीधा रन पोजीशन से स्टार्ट होगा। और रन पोजीशन से स्टार्ट होने पे क्या होगा कि आपके आर्मेचर वाइंडिंग करंट के पाथ में लो रेजिस्टेंस होगा, तो वो डेंजरसली हाई करंट वैल्यू से स्टार्ट होगा। इसलिए आप यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल रखते हैं कि जब तक आपके नो वोल्ट कॉइल से करंट पास होता रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जैसे आपका हैंडल रन पोजीशन पे पहुंचता है तो वो क्या करता है, सॉफ्ट आयरन पीस को होल्ड करके रखता है। बट अगर किसी कारणवश आपका पावर इंटरप्शन होता है, पावर इंटरप्शन होने से क्या होगा कि आपके नो वोल्ट कॉइल से करंट का वैल्यू जैसे जीरो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से सिंपल आयरन पीस में कन्वर्ट होगा, और उस कंडीशन में हैंडल फिर से वो
ऑफ पोजीशन पे चला जाए, ताकि जब दोबारा आप अपने मोटर को रन करो तो फिर से आपके ऑफ पोजीशन से 1 2 3 4 5 करते हुए रन पोजीशन पे पहुंचे, ताकि ऑलवेज आपका जो मोटर है वो एक सेफ ऑपरेशन में ही रहे, उसको वो बर्न आउट ना हो सके। अब अगर हम बात करते हैं ओवरलोड रिलीज की, तो ओवरलोड रिलीज कैसे काम करता है। जैसे आपको पता है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी मशीन पे जैसे आप लोडिंग उसकी हाई करते हो, ओवरलोड पे आप उसको लेके जाते हो, वो हाई करंट ड्रॉ करता है। अब देखो, जब तक आपका मोटर सेफ ऑपरेशन में है, तो इस पोजीशन पे देखें, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब इस वाइंडिंग में करंट पास होगा तो करंट पास होने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको आप ओवरलोड रिलीज कह रहे हैं। अब अगर आपका मोटर सेफ ऑपरेशन पे है तो आपका जो लोड करंट का वैल्यू होगा वो भी सेफ ऑपरेशन सेफ मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो आपका ओवरलोड रिलीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट तो होगा, बट जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना नहीं होगा कि वो आपके लीवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और अगर आपका लीवर अट्रैक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एक टर्मिनल और एक आपका ट्रायंगुलर आयरन पीस है, ये आपका शॉर्ट नहीं हो रहा है। बट जैसे आपका मोटर ओवरलोड कंडीशन में जाएगा, एक हाई करंट ये ड्रॉ करेगा, जो कि आपका क्या होगा, जो सेफ ऑपरेटिंग लोड करंट का वैल्यू होना चाहिए, उससे वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। जैसे वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, तो वो जब हाई करंट आपके ओवरलोड रिलीज वाले कॉइल से जब पास होगा, तो क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेफ वैल्यू से हायर पे जाएगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा कि वो आपके लीवर को अट्रैक्ट कर ले। जैसे वो आपके लीवर को अट्रैक्ट करेगा, ये जो ट्रायंगुलर आयरन पीस है वो इस टर्मिनल से शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट होगा तो जो करंट है वो आपके इसी शॉर्ट वायर से पास होना चाहेगा, जो कि आपके जो नो वोल्ट कॉइल है उसको वो क्या करेगा, वो उसे डिमैग्नेटाइज करेगा, ताकि जो आपका करंट जो है वो जो आपका, जैसे मान लेते हैं कि अगर सपोज जैसे हमने ये किया कि जैसे आपका हाई करंट पास होगा तो जो ओवरलोड रिलीज है वो आपके लीवर को अट्रैक्ट करेगा। लीवर को अट्रैक्ट करेगा तो जो आपका ट्रायंगुलर पीस है वो आपके टर्मिनल को शॉर्ट करेगा। इससे क्या होगा कि वो आपके जो हैंडल है उसको वो रिलीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि ओवरलोड कंडीशन में, अगर आपने ओवरलोड कंडीशन पे अपने मशीन को रहने दिया तो क्या होगा, वही ओवरलोड करंट आपके आर्मेचर करंट और फील्ड करंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। तो अगर आपका जो लोड करंट अगर वो डेंजरसली हाई, यानी कि अपने सेफ वैल्यू से अगर इंक्रीज्ड है, तो आपका जो आर्मेचर करंट और जो फील्ड वाइंडिंग करंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपका मशीन में लॉसेस को इंक्रीज कर देगा, और वो लॉसेस आपके जो मोटर है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ओवरलोड रिलीज है, जैसे वो ओवरलोड कंडीशन में जाएगा, वो क्या करेगा, आपके जो लीवर है उसको वो फ्री कर देगा। लीवर फ्री होने का मतलब है वो अपने रन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा और आपका मोटर स्टॉप कर जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर यूज कर रहे हो, 3 पॉइंट स्टार्टर आपके मोटर के स्टार्टिंग के लिए तो आप यहाँ पे यूज कर ही रहे हो, बट उसके सेफ ऑपरेशन में के ओवरलोड कंडीशन के केस में, या फिर जब आपका पावर इंटरप्शन हो जाता है और दोबारा से आपको अपने मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है, इस कंडीशन में सेफली आपके मोटर को ऑपरेट करे, उसके लिए आप यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज यूज कर। So students, we have achieved our first learning outcome, that is 3-point starter, and I hope that you have understand it very well. So students, let's begin with our second learning outcome, 4-point starter. यहाँ पे हमें डिस्कस करना है 4-point स्टार्टर। अगर हम बात करें तो प्रीवियस सेक्शन में जब हमने डिस्कस किया था आपके 3-point स्टार्टर, तो 4-point स्टार्टर और 3-point स्टार्टर में जो सिमिलरिटी है वो क्या है, यहाँ पे भी आपका पहला नोड जो है वो जो लाइन है, जो कि आपके 3-point स्टार्टर में भी था, आपका फील्ड नोड, आर्मेचर नोड, ये तीनों नोड आपके 3-point स्टार्टर में थे, और इसलिए आप इसको 3-point स्टार्टर बोल रहे थे। 4-point स्टार्टर में हम एक्स्ट्रा एक नोड कनेक्ट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं एन। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसको आप नो वोल्ट कॉइल से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। 3-point स्टार्टर में हमने डिस्कस किया था आपका नो वोल्ट कॉइल का क्या वर्किंग है,
तो वो वर्किंग था, जब आपका हैंडल जो है वो आपके रन कंडीशन से जब रन कंडीशन पे पहुंचता है, तो वो आपके जो सॉफ्ट आयरन पीस है उसे वो अट्रैक्ट करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। बट किसी भी कारण से या अगर आपने पावर कट किया, तो आपका जो पावर इंटरप्शन होता है, तो क्या होना चाहिए, पावर इंटरप्शन के टाइम में फिर से आपका स्टार्ट फिर से आपके ऑफ कंडीशन में चला जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फिर से आप मोटर को स्टार्ट करो, तो वो अपने ऑफ कंडीशन से 1 2 3 4 5 होते हुए आपके रन कंडीशन पे पहुंचना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या पहले क्या था कि जो आपका नो वोल्ट कॉइल था उसी से आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ था, जो आपका फील्ड वाइंडिंग जो था उससे डायरेक्टली आप क्या कर रहे थे, नो वोल्ट कॉइल को कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे आपने क्या किया है, इस पॉइंट पे आपने किया है कि जो आपका यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल है और जो आपका जो फील्ड वाइंडिंग कॉइल है, इसको आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब जो भी करंट होगा वो आपके नो वोल्ट जो कॉइल में है उससे करंट एक अलग सेपरेट फ्लो होगा, और जो आपका फील्ड वाइंडिंग करंट है वो अलग सेपरेट फ्लो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके दो जो टर्मिनल है, इसमें इस वाले वायर में आपका नो वोल्ट जो कॉइल करंट है वो फ्लो होगा, और इस जो ब्रांच है इसमें आपका करंट IF पास होगा, जो कि आपके फील्ड वाइंडिंग से पास होने के बाद आपको मेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। पहले क्या था कि वो आपका सेपरेट हो रहा था, बट क्या था कि वो आपके फील्ड वाइंडिंग करंट के साथ ही कनेक्टेड था जी, यानी कि अगर आपके फील्ड वाइंडिंग करंट में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका क्या होगा, नो वोल्ट कॉइल जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो आपके जो स्टड है उसको जो आपका जो सॉफ्ट आयरन पीस है आपके हैंडल का, उसको वो अट्रैक्ट करके रख रहा था। यहाँ पे हमने अब क्या कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका नो वोल्ट कॉइल करंट है वो आपके रेजिस्टेंस R से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि अब आपका जो पहले फील्ड वाइंडिंग के साथ आपका नो वोल्ट कॉइल जो ऑपरेट हो रहा था, अब वो सेपरेटली ऑपरेट होगा, उसको आपने सेपरेटली एक रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया है, जो कि अब इसका जो करंट इससे पास होगा तो वो आपके रेजिस्टेंस R से डिफाइन होता है, यानी कि आपने फील्ड वाइंडिंग करंट और नो वोल्ट कॉइल करंट दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब इस केस में क्या है कि अब अगर आपका जो भी, अगर आप मान लेते हैं कि आपका जो स्पीड है वो वैरी कर रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो या फिर आपका जो लोड वैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, लोड वैरी करने का मतलब ये कि जो आपका जो मैकेनिकल पावर रिक्वायरमेंट है वो वैरी कर रहा है। तो उस केस में आपका जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर को आप कब यूज़ करते हैं, तो 4 पॉइंट स्टार्टर को जब आप यूज़ करते हैं जब आपका जो फील्ड वाइंडिंग करंट है वो वैरी कर रहा होगा। जैसे अगर हम इसे 3 पॉइंट स्टार्टर से अगर कंपेयर करते हैं, तो जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या हो रहा था कि जो आपका नो वोल्ट कॉइल था वो आपके फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड था। उस कंडीशन में अगर आपका फील्ड वाइंडिंग करंट वैरी करता है, अगर मान लेते हैं कि फील्ड वाइंडिंग करंट का वैल्यू अगर रिड्यूस होता है, तो आपके नो वोल्टेज कॉइल से जो करंट पास हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा, और अगर उससे करंट जो आपके नो वोल्ट कॉइल से अगर करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस होगा। तो वो जो एक आपके सॉफ्ट आयरन पीस को जो होल्ड करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका रिड्यूस कर जाएगा। तो चांसेस ऐसा है कि आपका सेफ ऑपरेशन चल रहा है, आप फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हो, बट आपका जो 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 हैंडल है उसमें उसका जो अट्रैक्शन आपके नो वोल्ट कॉइल के साथ है वो वीक होने के कारण वो आपके रन पोजीशन से फिर से ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा, और अनवांटेड आपका जो डीसी मोटर है वो स्टॉप कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि फील्ड वाइंडिंग जो है उसके पैरेलल में आपने नो वोल्ट कॉइल को कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या है कि आपका फील्ड वाइंडिंग जो होगा उससे जो करंट कितना भी वैरी करे, यहाँ पे जो आपके नो वोल्टेज कॉइल का जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाइड है, साथ ही साथ उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। अगर आपका जो वोल्टेज अप्लाइड है वो अगर कांस्टेंट है, आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपके नो वोल्ट कॉइल में करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा। और अगर वो करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जो आपका नो वोल्ट कॉइल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ एज इट इज रह जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप जब आपका मोटर सेफ ऑपरेशन, यानी कि जब वो फुल लोड सेफ ऑपरेशन में होगा, उस कंडीशन में वो आपके हैंडल के सॉफ्ट आयरन पीस को होल्ड करके रखेगा, ताकि वो अपने रनिंग कंडीशन में नॉर्मली ऑपरेट करता रहे, चाहे आपके फील्ड करंट का वैल्यू कितना भी वैरी हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाता है।
तो अब यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें डिफरेंस बस इतना है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में आपने क्या किया था कि फील्ड वाइंडिंग के साथ ही आपने मूविंग नो वोल्टेज कॉइल को कनेक्ट किया था, जिससे आपका जो फील्ड करंट आपका कांस्टेंट वहां पे डिजायरेबल था। बट 4 पॉइंट स्टार्टर आप उस कंडीशन पे यूज करते हैं जहां पे आपके फील्ड करंट का मैग्नीट्यूड, जो फील्ड करंट का मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर सकता है। अब यहाँ पे फील्ड करंट, इस 4 पॉइंट स्टार्टर में आपने क्या किया कि फील्ड जो वाइंडिंग है उसको आपने नो वोल्ट कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आपके फील्ड वाइंडिंग करंट का वैल्यू कितना भी वेरी करे, आपके नो वोल्ट जो कॉइल है उसमें जो करंट का वैल्यू होगा वो उससे कनेक्टेड, सीरीज कनेक्टेड जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा। और ये दोनों अगर कांस्टेंट होंगे तो एक कांस्टेंट करंट आपके नो वोल्ट कॉइल से पास हो रहा होगा, जो कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से। और ड्यूरिंग सेफ रनिंग जो आपका कंडीशन होता है, जो आपका फुल लोड पे जब आपका मोटर ऑपरेट हो रहा होता है, वो थ्रू आउट द ऑपरेशन जो आपका नो वोल्ट कॉइल के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके हैंडल के सॉफ्ट आयरन पीस को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। बाकी जो ऑपरेशन, जो कैसे आपका स्टार्टर काम करता है, जो हमने स्टडी किया था, जो हमने डिस्कस किया था अपने 3 पॉइंट स्टार्टर में, वो सेम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। बट डिफरेंस आपका सिर्फ नो वोल्टेज कॉइल का है। वहां पे नो वोल्टेज कॉइल आपके फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में था, यहाँ पे वो पैरेलल में हो रहा है, बाकी सारी चीजें कॉमन रहेगी। So students, we have achieved our second learning outcome, that is 4 point starter, and I hope that you have understand it very well.